हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर नंबर 12 और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है या कॉइल है तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन मान लें कि कोई एक सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर कर लें और उस सर्कुलर ऑर्बिट में कि एक इलेक्ट्रॉन जो है सो यहाँ मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम कि ई माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए कि रिवॉल्व कर रहा है। ये हो गया इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा उस करंट का जो दिशा होगा, उस करंट का दिशा जो होगा सो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी करंट का दिशा इस तरह होगा। ओके, और ये मान लीजिए हम रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक, रेडियस मान लीजिए। और यदि हम इस इलेक्ट्रॉन का लीनियर वेलोसिटी भी कंसीडर कर लें, यानी इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है यहाँ पर वो वेलोसिटी हो गया v, ठीक। और यदि इलेक्ट्रॉन एक राउंड लगाता है तो वो टाइम कहलाएगा टाइम पीरियड। तो t मान लें हम टाइम पीरियड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो क्या क्या बात कहा गया कि सपोज electron is revolving in anti-clockwise direction। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। वो ठीक है। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। भी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, आई तो करंट हो गया। हमको निकालना अब ये जो सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, या करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया? करंट का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। अब जब यहाँ करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया तो यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो तो हो जाएगा इस दिशा में, नीचे की तरफ। हाँ, चाहे आप m लिखें या यहाँ पर म्यू लिखें। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम भी होगा। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? लीनियर मोमेंटम p बराबर हो जाएगा mv। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास। यदि यही रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का हम एंगुलर मोमेंटम देखें तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L बराबर R क्रॉस P, यानी कि हो गया R, और यहाँ हो जाएगा आपका mv। P बराबर mv हुआ ना, तो यानी कि और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, या mv_r। तो एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये जिस प्लेन में ये सर्कुलर कॉइल है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन, इस एल का डायरेक्शन है ना, आर और पी के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? एग्जैक्ट ऊपर की तरफ होगा। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और नीचे की दिशा में हो गया क्या? देखिए, ये नीचे की दिशा में हो गया इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ, और ऊपर हो गया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देख लिया, अब ये म्यू निकालना है। यदि हम यही म्यू निकालते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m बराबर क्या पढ़े हैं फॉर्मूला हम लोग? NIA
यहाँ पर n बराबर एक ही टर्म कंसीडर करते हैं, ठीक, एक टर्म कंसीडर करते हैं। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई, और ये रेडियस कितना r, तो r² हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम m निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, n चाहिए, n बराबर 1, एरिया चाहिए पाई r², i निकालना पड़ेगा आपको। अब i निकालना होगा तो हम जानते हैं कि करंट बराबर होता है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। अच्छा, करंट हो गया यहाँ पर I, और चार्ज के जगह में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, और T एक राउंड, तो टाइम पीरियड क्या हो गया T। अच्छा, ये माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है कि निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। सो चीज़ यहाँ दर्शा रहा है। अच्छा, तो यदि यहाँ हम देखें केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये माइनस मैटर नहीं करेगा, वो हो जाएगा I बराबर E/T। T है टाइम पीरियड, यदि I और कैलकुलेट करें तो I हो गया, E हो गया, ये T है टाइम पीरियड, एक राउंड इलेक्ट्रॉन एक राउंड लगाने में जो टाइम लग रहा है वो हो गया टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2πr/v, तो T बराबर पुट कर दीजिए यहाँ, T बराबर हो जाएगा 2πr/v, तो करंट भी निकल गया, करंट भी निकल गया। यदि आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा v/2πr। तो हमारे पास क्या क्या निकल गया, हमारे पास निकल करके आया जो भी टर्म्स रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, हर वो टर्म कैलकुलेट कर लिए। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में आए तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में अच्छा L भी ज़रूरी पड़ सकता है, तो L निकाल कर रखें, L बराबर mvr एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर हो गया NIA, सिंस n = 1, एक ही राउंड है। I के जगह में क्या हो गया, I के जगह में हो गया EV/2πr, एरिया ऑफ द कॉइल के जगह में हो जाएगा πr²। तो ये कुल मिलाकर के बचा क्या, एक R कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा EVr/2, यही ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है उसी को यहाँ म्यू से डिनोट किए हैं। तब स्टूडेंट्स ये m के जगह में अब हम क्या लिखेंगे, इस m के जगह में लिखेंगे हम म्यू। ये म्यू हो गया क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को भी यहाँ इंक्लूड करना होगा। देखिए ये डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। तो ये हमको एंगुलर मोमेंटम भी इंट्रोड्यूस करना है, तो एंगुलर मोमेंटम भी इंट्रोड्यूस करना है तो क्या करें, इसी रिलेशन में आप ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर आपका E/mvr बाई नीचे क्या हो गया 2m, रेदर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें मालूम है कि mvr देखिए यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, तो ये म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा आपका E/L/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम यहाँ माइनस एलिमिनेट नहीं किए होते, मैग्नीट्यूड नहीं केवल लेते, माइनस भी रहता, यदि यहाँ माइनस भी रहता तो इस रिलेशन में माइनस रह जाता, तब हम देख पाते कि ये म्यू और एल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसे भी यदि इसको वेक्टर नोटेशन में हम लिखेंगे, इन वेक्टर नोटेशन, यदि हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे
तो ये म्यू वेक्टर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहाँ हो जाएगा माइनस EL/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझिए ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आया हुआ है। अब यहाँ से यदि आप इस L को इधर ले आए, हाँ, तो ये हो जाएगा μ/L, ये वेक्टर नोटेशन छोड़ दीजिए, अब यहाँ से आगे बढ़िए। इस L को इधर ले आए तो यहाँ बचेगा क्या, बच जाएगा ऊपर में E/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस E इज द बेसिक चार्ज, वेयर ये E क्या है, E है स्टूडेंट्स बेसिक चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, -19 कूलम। एंड m/e क्या है, मास ऑफ, रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब आप देखिए कि यहाँ पर E कांस्टेंट है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, तो μ/L जो है वो एक रेशियो है ना, किसका किसका रेशियो है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है। अब ये रेशियो एक कांस्टेंट होगा, RHS सॉल्व करेंगे तो, अब μ/L, ये μ/L बराबर क्या निकल कर, और हमको पता है E/m, E को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज है। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, ये टर्म को स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो μ/L जो एक कांस्टेंट निकल करके आएगा, सॉल्व कर सकते हैं हम, 1/2 इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो μ/L जो वैल्यू देख रहे हैं हम, μ/L एक कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो आएगा आपका 8.8 इंटू 10⁻10, और यूनिट देख लीजिए, ऊपर में चार्ज है तो हो गया कूलम, नीचे मास है तो हो जाएगा पर kg। तो और ये μ/L जो टर्म देख रहे हैं, ये μ/L जो है उसी को हम लोग कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। μ/L को हम लोग कहेंगे जायरोमैग्नेटिक रेशियो या जायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। एंड स्टूडेंट्स इसका वैल्यू निकल कर आता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg। यदि यहाँ से आप म्यू निकालते हैं तो म्यू तो निकाल लिए, म्यू का रिलेशन भी हम लोग देख लिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उसका डायपोल मोमेंट हम निकाल लिए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में देख लीजिए, म्यू बराबर -EL विद दिस, और यदि आप मैग्नीट्यूड केवल निकालना चाहते हैं L इधर भेज दीजिएगा, निकल जाएगा। अच्छा, आगे आते हैं इससे। अब हम आगे देख लेते हैं बोर मैग्नेटॉन। हाँ, जनरली इसी के साथ जोड़कर पूछा जाता है। तो बोर मैग्नेटॉन किसे कहते हैं? एक्चुअली में हाइड्रोजन एटम के इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। तो सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में, किसके, हाइड्रोजन एटम में सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मोमेंट होगा वही डायपोल मोमेंट कहलाता है बोर मैग्नेटॉन। ठीक। अच्छा, बोर हाइपोथेसिस में पढ़े थे कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, NH/2π, यानी कि
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो तय होता है उसके एंगुलर मोमेंटम से। जहां पर n क्या है, यहां पर n क्या है, n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि लेवल कहिए आप, हाँ लेवल कह सकते हैं। पहला ऑर्बिट तो n बराबर 1, इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑर्बिट में घूम रहा है तो n बराबर 2, तीसरा में है तो 3, लेवल। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, हाँ h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हम सब जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यदि एंगुलर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उतना उसके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम होगा। अब इस L का वैल्यू पुट कर दें इस रिलेशन में हम, तब क्या निकल करके आएगा, तो म्यू बराबर देखते हैं हम यहाँ पर, म्यू बराबर रिलेशन क्या हो जाएगा, ये L यदि इधर आ जाएगा तो हो जाएगा E इंटू एल बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए L उधर चला गया तो E इंटू एल बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E और L के जगह में क्या लिखना है, N h/2π फिर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सबका वैल्यू हम पुट कर दें। पहला क्या बताया मैंने, बोर मैग्नेटोन किसे कहते हैं, ये भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है लेकिन डिनोट करेंगे B से, म्यू बेस B। यानी कि ये किसका डायपोल मोमेंट हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कहते हैं बोर मैग्नेटोन। सबसे अंदर वाले ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, तो n बराबर 1 पुट कर देंगे हम। E का वैल्यू पता है, हाँ E का वैल्यू पता है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं इसे भी। तो म्यू बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पहला ऑर्बिट में है इसलिए n बराबर 1। H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, और फिर पाई का वैल्यू हो गया 3.14। देन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अच्छा यहाँ से यदि हम सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ से सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब कैलकुलेट करने पर जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा, तो यहाँ से 10, ये -31 है, ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, ये 31 में से 34 जाएगा -3 बचेगा, और यहाँ -19 -22 हो जाएगा। पूरा जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्ट जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी कि बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू जो होगा वो होगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो जब कभी ये इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी कॉइल में, अच्छा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या समझते हैं हम, जो भी मटेरियल देखते हैं, चाहे आयरन देखते हैं, कॉपर देखते हैं, या जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उसमें मैग्नेटिक गुण आने के पीछे कारण क्या है, वही इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करना, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसे हम मैग्नेट के जैसा समझते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्रॉपरली रिवाइज कर लें आप, ठीक। उसके बाद आगे के टॉपिक में हम सोलेनॉइड पढ़ेंगे, सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड से करंट पास कराएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कितना क्रिएट करेगा वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।